हेलो एवरीवन, आज डेट है 8 मई 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी को सर्च करके वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज मैप बेस्ड, और आज हम साउथ अमेरिका के पास में जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट आइलैंड है गालपागोस आइलैंड, जो बिल्कुल इक्वेटर यहाँ से साउथ अमेरिका से पास होती है, इक्वेडोर, कोलंबिया और यहाँ पर ब्राज़ील से। इसके पास में ही, मतलब इक्वेटर के पास में ही गालपागोस आइलैंड है, जो साउथ अमेरिका है उसके वेस्टर्न पार्ट में। ये गालपागोस जो आइलैंड है वो इक्वेडोर जो कंट्री है उसी के अंडर आता है। इक्वेडोर ने क्या किया, 1935 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में डिक्लेयर कर दिया और 1959 में गालपागोस नेशनल पार्क के रूप में इसको बना दिया। 1978 में ये जो आइलैंड है गालपागोस आइलैंड, वो यूनेस्को फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में इसको दर्ज करवाया गया। गालपागोस आइलैंड इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि चार्ल्स डार्विन का नाम आपने अच्छे से सुना होगा। चार्ल्स डार्विन वही जिन्होंने स्टेटमेंट दिया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसके अलावा उन्होंने एक बुक लिखी थी 1859 में, ऑन द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। तो उन्होंने जो बुक लिखी, जो उन्होंने थ्योरी को इवोल्यूशन किया, इसका ओरिजिन का पता लगाया, वो सब कुछ उन्होंने रिसर्च इसी आइलैंड्स के ऊपर किया था। तो इसीलिए गालपागोस आइलैंड जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा ये एक वोल्केनिक आइलैंड है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आइलैंड फॉकलैंड आइलैंड की अगर हम बात करें तो ये यूके के अंडर आता है। यूके मतलब ब्रिटेन के अंडर आता है, ठीक है। देखो, इस आइलैंड को लेकर के यूके और यहाँ पर है अर्जेंटीना, इन दोनों के बीच में बहुत ही कम समय की एक लड़ाई भी हो चुकी है, एक वॉर भी हो चुका है 1985 में। यहाँ पर है साउथ जॉर्जिया आइलैंड्स, ये भी यूके के अंडर आता है। इधर है वेस्टर्न पार्ट में एक आइलैंड हो रहा है ईस्टर्न आइलैंड। ईस्टर आइलैंड जो चिली जो देश है, चिली देश, उसके अंडर ये आइलैंड आता है, ठीक है। अब हम द हिंदू की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट न्यूज, स्टालिन टेक्स चार्ज, रोल्स आउट एड फॉर 2.07 करोड़ राशन कार्ड होल्डर्स। देखो, तमिलनाडु के नए सीएम बन गए हैं मिस्टर MK स्टालिन, और जैसे ही उन्होंने चार्ज लिया, सबसे पहले तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि उनको ओथ दिलवाई गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित ने, और इसके अलावा जो 33 मिनिस्टर्स हैं उनको भी राजभवन में ओथ दिलवाई गई। अब इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज की कि जैसे ही उन्होंने अपना ऑफिस गेन किया फोर्ट सेंट जॉर्ज में, न्यू चीफ मिनिस्टर के रूप में मतलब वो बने, वैसे ही उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जो जो बातें लिख रखी थी, जो जो प्रोमिसेज उन्होंने किए थे, उन सबको कंप्लीट करने के लिए वो लग गई। जैसे उन्होंने किया था कि फ्री बस ट्रैवल फॉर वीमेन करवाएंगे। इसके अलावा कोविड-19 से रिलीफ देने के लिए जो भी कार्ड होल्डर्स हैं उनको 4,000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। इसके अलावा जो कुछ मिल्क का कि सस्ता चीप प्राइजेज में लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें उनको देनी थी कि 2.07 करोड़ जो कार्ड होल्डर्स हैं तमिलनाडु में, उन सबको रिलीफ दिया जाए। तो उन्होंने अपने प्रोमिसेज के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया है। फोर्ट सेंट जॉर्ज की यहाँ पर बात की गई है। ये फ्रांसिस डे जो एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर था उसके द्वारा इसको बनाया गया था, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा फोर्ट सेंट जॉर्ज को बनाया गया था। नेक्स्ट न्यूज, कर्नाटका हाई कोर्ट जुडिशियस इन ऑर्डरिंग ऑक्सीजन सेज सुप्रीम कोर्ट। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने जो बात बोली है वो एक जुडिशियस वे में बोली है, ठीक है। देखो, सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटका जो गवर्नमेंट है उसकी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके थ्रू एक पिटीशन फाइल होती है, और उसमें ये बोला जाता है कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने 5 मई को एक सेंट्रल गवर्नमेंट को एक डायरेक्शन दी है कि यूनियन गवर्नमेंट 1200 मीट्रिक टन जो है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाए स्टेट को। जब ये बात इस इशू को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि तो सही बात है, जो जुडिशरी का काम है, जो एक्टिविज्म का काम है, वो काम किया है जुडिशरी ने। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी बात रखी गई
कि ये जो काम है ना कि कितनी ऑक्सीजन किसको देनी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिस्कशन की बात होनी चाहिए। इस तरीके से अगर हाई कोर्ट डिसाइड करने लगा हर प्रॉब्लम को, जो नेशनल प्रॉब्लम है उसको अगर हाई कोर्ट डिसाइड करने लगा, तो ये ऐसी प्रॉब्लम जो है वो कभी भी सॉल्व नहीं हो पाएंगी। कि अगर हाई कोर्ट आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 226 के तहत इस तरीके की पिटिशंस को फाइल करने लगा, उनको डिस्कस करने लगा कि ऑक्सीजन की एलोकेशन के आधार पर भी, एलोकेशन ऑफ ऑक्सीजन को भी आर्टिकल 226 के अंडर वो डिस्कस किया जाने लगा, तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स है ना वो कभी सॉल्व नहीं हो पाएंगी। स्टेट और सेंटर आकर के डिसाइड करेंगी कितनी अवेलेबिलिटी है ऑक्सीजन की और उसको किस तरीके से बांटा जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज, सेकेंड वेव डिक्लाइनिंग, थर्ड कैन बी प्रिवेंटेड, साइंटिस्ट। यहाँ देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के विजय राघवन जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हैं, 2 दिन पहले ही उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि कोविड-19 की थर्ड वेव जो आएगी उसको कोई भी नहीं रोक सकता है। लेकिन अब उन्होंने बोला है कि जो सेकंड वेव है वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है और इसके अलावा जो थर्ड वेव है उसको रोका जा सकता है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, जो भी एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जो भी इनएविटेबल, इसके अलावा जो भी प्रॉपर गाइडलाइंस हैं, अगर उनको इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड और फॉलोड किया जाए तो ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि थर्ड वेव कितनी खतरनाक होगी। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, सेंट्रल विस्टा, सुप्रीम कोर्ट टेल्स पिटिशनर्स टू मूव हाई कोर्ट फॉर अर्ली हियरिंग। दिल्ली के 2 लोग, उन्होंने पिटीशन फाइल की सेंट्रल जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसमें, कि इस समय जो ह्यूमन क्राइसिस, जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है, उस समय जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जिसमें काफ़ी पैसा खर्च किया जा रहा है उसको रोका जा सकता है और उस पैसे को यूज किया जा सकता है लोगों की हेल्थ को बचाने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि आप अपनी पिटीशन हाई कोर्ट में डालिए और हाई कोर्ट में आप डालेंगे तो इसके ऊपर अर्ली हियरिंग हो सकती है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आपको पता है कि जो हमारा पार्लियामेंट वाला रीजन है उसको तोड़ करके नई बिल्डिंग बनाई जा रही है, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज, बहुत सारा मतलब वहाँ पर न्यू सेटअप किया जा रहा है। मेन रीजन ये भी बताया जाता है कि जब हमारी जो नई कंस्टिट्यूएंसीज हैं, जो हमारा एरियाज़ है, जब उनका डिवीज़न होगा तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो संख्या है वो इंक्रीज़ होगी और जब इंक्रीज़ होगी तो उनके बैठने की सिटिंग व्यवस्था भी होनी चाहिए पार्लियामेंट में। तो ये जो नई बिल्डिंग है उसको इस तरीके से तैयार किया जा रहा है कि बहुत सारे एमपी एक साथ में, स्पेशली जब जॉइंट सिटिंग होती है, दोनों अपर हाउस की और लोअर हाउस की जॉइंट सिटिंग होती है, तब कोई भी परेशानी क्रिएट ना हो। नेक्स्ट न्यूज, सीजीआई नॉमिनेट्स 4 वैकेशन बेंचेज। सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हमारे इंडिया में जो सुप्रीम कोर्ट की वैकेशन चल रही है अब मई में, उसके लिए 4 वैकेशन बेंचेज को अलॉट किया है, नॉमिनेट किया है। ये जो 4 वैकेशन बेंचेज हैं वो हर मंगलवार और शुक्रवार को, मतलब ट्यूसडे को और इसके अलावा फ्राइडे को ये मिलेंगी, ये जो वैकेशन बेंचेज हैं, और ये डिस्कस करेंगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये वैकेशन बेंचेज जो हैं वो केसेज को वर्चुअली डिस्कस करेंगी। मतलब कोई भी ऐसा केस जो काफ़ी एक्सट्रीम है, जिसको सुनना उसी समय ज़रूरी है, बहुत ही अर्जेंट केसेज, एक्सट्रीमली अर्जेंट केसेज को हियर करने के लिए समर हॉलीडेज़ के पार्ट में ये 4 वैकेशन बेंचेज को नॉमिनेट किया गया है। नेक्स्ट न्यूज, NCW टू सबमिट रिपोर्ट ऑन बंगाल टुडे। नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, नेशनल कमीशन ऑफ फॉर वीमेन की एक 3 मेंबर कमेटी और वो गई थी बंगाल, कि बंगाल में जब चुनाव हो रहे थे उस समय महिलाओं के खिलाफ कुछ वायलेंस हुआ था, और जब 2 दिन की विजिट करके वो वापस आए तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, और ये बोला है कि जब वहाँ पर चुनाव हो रहे थे, विमेन के खिलाफ वायलेंस हो रहा था, एट्रोसिटीज हो रहा था, उस समय वहाँ की जो स्टेट पुलिस है वो इनएक्टिव थी। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वो इनएक्टिव थी, उनको जो रोल प्ले करना चाहिए था वो ढंग से वो रोल प्ले नहीं कर पाए। नेक्स्ट न्यूज, वैक्सीन्स बोट फर्स्ट यूजिंग PM केयर्स फंड्स कोस्ट मोर। क्या बोला गया है कि देखो हमारे इंडिया में जो वैक्सीन है, कोवैक्सीन और इसके अलावा कोविशील्ड, ये 2 वैक्सीन है वो दी जा रही है। अब इसमें क्या, इस आर्टिकल में क्या बोला गया है कि वैक्सीन को जो खरीदा जा रहा है PM केयर्स फंड के तहत,
वो पीएम केयर्स फंड के तहत ज़्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है। मतलब एक ही वैक्सीन के प्राइस अलग अलग टाइम पर अलग अलग हैं। तो इसमें दिया गया है कि किस कारण से उस समय कितना जीएसटी लगा, क्या कारण रहा, उस समय प्राइस ज़्यादा हो गई थी, ये सारे कारण बताए गए हैं। अदर पूनावाला जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के हेड है, सीईओ हैं, उनसे भी पूछा गया तो लेकिन उनकी तरफ से अभी कोई और स्टेटमेंट नहीं आया, कोई कमेंट नहीं आया है कि क्या कारण रहा कि अलग अलग समय पर जो वैक्सीन्स हैं उनके अलग अलग क्या रहे, प्राइस रहे। आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है पीएम केयर्स फंड। बहुत हम डिस्कस कर चुके हैं इस पॉइंट्स को, इस ये जो पीएम केयर्स फंड के बारे में। तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है पीएम केयर्स फंड के बारे में सब कुछ। और इससे पहले अब पीएम केयर्स फंड है, लेकिन इससे पहले जब हम आज़ाद हुए थे उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भी एक रिलीफ फंड किया गया था, उसके बारे में भी आपको बताना है, कंपैरिजन करना है कि ऐसा नहीं है कि अभी पीएम केयर्स फंड है, उस समय भी ऐसी सुविधाएं अवेलेबल थी कि आप डोनेट करके हर चीज़ को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट न्यूज, 4 डिजिट सिक्योरिटी कोड इन कोविन पोर्टल फ्रॉम टुडे। प्रॉब्लम क्या है, देखो कोविन पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करवाना होता है अगर आप वैक्सीनेशन करवाना चाहते हो तो वहाँ पर आपको सब कुछ स्लॉट दे दिया जाएगा, टाइम डिसाइड कर दिया जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि बहुत सारे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया कोविन ऐप के ऊपर, लेकिन रजिस्ट्रेशन करने के बाद में भी जब वो वैक्सीनेशन के लिए नहीं गए किसी कारण से, तो उनके जिस रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर जो उन्होंने दिया था उसके ऊपर मैसेज आता है कि आपने वैक्सीनेशन ले ली है। तो अभी इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कोशिश की गई है कि कोविन ऐप के ऊपर, कोविन पोर्टल के ऊपर 4 डिजिट सिक्योरिटी अलार्म लगाई जाएगी, सिक्योरिटी कोड लगाया जाएगा। और जब वो व्यक्ति अपनी वैक्सीनेशन लेने के लिए जाएगा तो वो सिक्योरिटी कोड पूछ करके जो भी उनकी एंट्री है वो उसी टाइम फिल की जाएगी, ताकि कोई ह्यूमन एरर इसमें क्रिएट ना हो सके। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ देखिए, टॉक्स इंटेंसिफाई ऑन ब्रिंगिंग यूएस बैक टू ईरान न्यूक्लियर डील। ईरान न्यूक्लियर डील जिसके से 2015 में साइन हुई थी ईरान, और दूसरी तरफ थी P5+1, मतलब 5 तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो परमानेंट मेंबर्स हैं, इसके अलावा एक कंट्री और इटली, ये सब मिल करके कोशिश कर रहे थे कि क्या किया जाए, ईरान के साथ में कोशिश की जाए, ईरान को जोड़ा जाए, JCPOA इस एग्रीमेंट को बोला जाता है या फिर न्यूक्लियर डील के नाम से भी जाना जाता है, कि ये सब मिल करके कोशिश करें और ईरान के साथ में एग्रीमेंट साइन करें। ईरान के साथ एग्रीमेंट भी साइन हो गया 2018 में। मिस्टर ट्रंप नए राष्ट्रपति वो पीछे हट गए, क्योंकि उनको लगता था कि जो भी सैंक्शंस लगाए गए हैं वो एक टाइम लिमिट के आधार पर लगाए गए हैं, जो टाइम लिमिट खत्म हो जाएगा फिर क्या, तो परमानेंट उसके ऊपर क्या लगाए जाए, रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाए ईरान के ऊपर, और ज़्यादा अच्छे से ईरान को लाया जाए टेबल के ऊपर दोबारा से, और मोर स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाए ईरान के ऊपर। इसीलिए मिस्टर ट्रंप इस डील से बाहर हो जाते हैं। लेकिन अब ईरान दोबारा से जब अपने न्यूक्लियर डील के लिए, न्यूक्लियर जो वेपन्स है उसके लिए काम करने लगा, तो बहुत सारे देशों को इसके लिए कंसर्न क्रिएट हुआ और उन्होंने दोबारा कोशिश की कि यूएस में जब मिस्टर बाइडेन नए राष्ट्रपति बने, हालांकि उन्होंने पहले ही बोल दिया था जब वो अपना चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे थे कि जैसे ही मैं राष्ट्रपति बनूंगा अगर मैं, तो इस डील के ऊपर मैं वापस आऊँगा, और उसी के लिए प्रोसीजर चल रहा है। ऑस्ट्रिया के वियना में टॉक्स चल रही है, हालांकि यूएस का कोई रिप्रेजेंटेटिव इस टॉक्स में मौजूद नहीं है, लेकिन ओवरव्यू किया जा रहा है यूएस के द्वारा इस टॉक्स को। तो काफ़ी कोशिश की जा रही है कि ईरान न्यूक्लियर डील के ऊपर वापस आया जाए, और इंटेंसिफाई कोशिश की जा रही है, क्योंकि ईरान में जून के महीने में वहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं, और इलेक्शन के बाद में हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट कोई जो अपोजिशन वाले लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं अपोजिशन में ईरान में, जो तो ये बोलते हैं कि डील करने की ज़रूरत क्या है, हम क्यों करें डील, हमें करना ही नहीं है डील यूएस के साथ में। तो अगर ऐसे लोग मेजोरिटी में आते हैं, पावर में आते हैं, तो यूएस के लिए काफ़ी कठिन हो जाएगा फिर ईरान के साथ में न्यूक्लियर डील साइन करवाने में। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ देखो कोविड-19 के लिए अलग अलग देशों में अलग अलग वैक्सीन बनी है। तो यूके ने क्या किया है कि जिन लोगों की एज 30 से 40 के बीच में है, अंडर 40 हैं, उनके लिए नई एडवाइस जारी की है कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका जो कोरोना वायरस वैक्सीन है वो उनको नहीं दी जाएगी,
क्योंकि क्लॉटिंग हो रही है ब्लड में, और ब्लड में क्लॉटिंग होने की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो कोई अल्टरनेट, कोई वैक्सीन का दूसरा वो उनको दिया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, ऑलमोस्ट हाफ न्यू केसेस रूरल सोर्स की। देखो एसबीआई के जो रिसर्चर्स ने उन्होंने एक बात बोली है कि कोविड-19 का जो इन्फेक्शन है वो इस टाइम सेकेंड वेव के दौरान ज़्यादातर जो केसेज हैं वो रूरल एरिया से आ रहे हैं, मतलब इंडिया के रूरल एरिया तक कोविड-19 फैल चुका है। नेक्स्ट न्यूज, मूव फास्ट ऑन ट्रिप्स वेवर फॉर कोविड-19। सबसे पहले तो आपको ट्रिप्स के बारे में पता होना चाहिए। अक्टूबर 2020 की बात है जब इंडिया और साउथ अफ्रीका ने ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मिलकर के कोशिश की कि कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसके लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है उसको कुछ समय के लिए वेव कर दिया जाए, मतलब किसी को भी ये राइट नहीं दिया जाए कि इस वैक्सीन को वो ही बनाएगा, क्योंकि ऐसा होने से क्या होगा कि उसके ऊपर डिक्टेटरशिप क्रिएट हो जाएगी, और जो पुअरर कंट्रीज हैं जिनके पास में इतने संसाधन नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है कि वो यूज़ करके इसको प्रोडक्शन इसका कर सकें, तो उनको वो नहीं मिल पाएगी। तो जब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स नहीं लिए जाएंगे इस वैक्सीन के, तो उसको यूज किया जा सकता है, सभी देशों में इसको सर्कुलेट किया जा सकता है। तो इसके ऊपर WTO के, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो चीफ हैं नागोजी ओकोंजो-इवेला, उन्होंने ये बात बोली है कि जल्दी से जल्दी इस ट्रिप्स एग्रीमेंट के प्रिवेंशन के लिए, मतलब कोविड-19 के ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के लिए जो ट्रिप्स एग्रीमेंट किया गया है उसमें जल्दी से जल्दी उसके ऊपर कोशिश की जाए, मतलब इस एग्रीमेंट के लिए फास्ट काम करने की आवश्यकता है। तो ये हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।